गुड मॉर्निंग भैया बहनों, नमस्कार। क्लास 11th में आज आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है गतिमान लिफ्ट में पिंड का भार, अपेरेंट वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ मूविंग लिफ्ट। देखो भैया बहनों, यहाँ पे एक शब्द आया है भार। भार के बारे में आपको पता है, क्लास 9th में बताया गया था। इस पूरे टॉपिक का जो कॉमन सेंस में ये मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि इसमें करना क्या है। आप लोग लिफ्ट में, बहुत भैया बहन ऐसे हैं, आप लोग ऐसे हैं कि लिफ्ट में आप लोगों ने अपने आप को फील किया होगा कि हम लिफ्ट के अंदर जब रहते हैं तो हमारा मोशन कैसा होता है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तब, और जब लिफ्ट नीचे की ओर आती है तब, है ना। तो लिफ्ट में किसी भी पिंड का, किसी भी ऑब्जेक्ट का लिफ्ट में कैसा जो वेट होता है वो फील होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपेरेंट वेट, आभासी भार। यहाँ पे जो लिखा है हेडिंग, इसको बल्कि एक यहाँ पे हिंदी वालों को आभासी शब्द का यूज करना होता है, आभासी भार। रियल जो वेट होता है वो तो हमको पता है कि अगर हम ऐसे स्टेबल खड़े हुए हैं तो जितना भी मेरा वेट होगा, वेट मालूम है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। वेट जानते हैं ना, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी है उसका मास है, द्रव्यमान है। और स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप जब छोड़ते हो तो क्या करता है, वो पृथ्वी की ओर जाता है ना, पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़े हैं और आगे हम इस कक्षा में आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में। तो W बराबर mg का मतलब ये हुआ कि कोई बॉडी है जिसका मास m है, अगर वो पृथ्वी पर है तो वो पृथ्वी की ऊपर नीचे की डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगा हमेशा, और उस फोर्स की वैल्यू होती है mg। ठीक है, तो ये उसका रियल वेट होता है, जो वेट वो उस अपने सामने देखता है या जो होता है। लेकिन आभासी शब्द आया है, अपेरेंट वेट आया है। अपेरेंट का मतलब ये होता है कि वो एक्चुअली रियल ना होकर वो कुछ पल के लिए हमको फील हो जाए कि हमारा वेट या तो प्लस में जा रहा है और ऊंचा जा रहा है, या हमारा वेट और कम हो रहा है। झूला झूलते हैं, झूले में जब झूला झूलते हैं, जब आप ऐसे पोजीशन पे आते हैं तो जब नीचे आ रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप शून्य हो गए हैं, आपको लगता है कि आपका वेट 0 हो रहा है, एकदम हल्का फील होता है। लेकिन जब वो नीचे ऐसे फिर ऐसे चलता है फिर ज़्यादा हो जाता है। लिफ्ट में आप क्या करते हो? लिफ्ट में जब आप चढ़े रहते हो, लिफ्ट जब ऊपर जाती है आपको लगता है आपका वजन बढ़ गया है, और जब नीचे आता है तो एकदम हल्का लगता है ना। तो वो जो ज़्यादा लगना और हल्का लगना कहलाता है आभासी भार, अपेरेंट वेट। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो यही है कि कोई लिफ्ट अगर मूव कर रही है, उसमें अगर कोई पर्सन है तो वो पर्सन कितना वेट को फील करता है, उसका हम मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करेंगे। तो देखिए, जनरल सा जो वर्ड है वो आपको मालूम है, ये मैंने यहाँ पे 3 केसेस बना रखे हैं। उन 3 केसेस में पहले तो आपको ये मालूम है, जैसे मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा एक मास होगा स्मॉल m, मैं पृथ्वी की और एक बल लगा रहा हूँ, उस बल की वैल्यू कितनी है? W इज इक्वल टू एम इंटू जी। बदले में पृथ्वी मेरे ऊपर क्या कर रही है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। अगर मैं पृथ्वी को mg भार से नीचे की ओर पुश कर रहा हूँ तो धरती भी मेरे ऊपर एक उतना ही बल विपरीत दिशा में पुश कर रही है, ऊपर की ओर मुझे कर रही है ना। उसको हम लोग कहते हैं प्रतिक्रिया बल, जिसको हम लोग R शब्द से निरूपित करते हैं। R इज इक्वल टू हो जाता है प्रतिक्रिया बल। और न्यूटन के थर्ड लॉ से R इज इक्वल टू भी mg ही होना चाहिए। तो W और R आपस में एक सेंस में कह सकते हैं कि इक्वल होना चाहिए, है ना। तो जैसे आपने कोई बहुत बड़ा भारी बोझ लिया, आपने सर के ऊपर रखा, तो वो जो बोझ है उसका कुछ मास होगा, उसका कुछ भार होगा। जब वो आपके सर के ऊपर रखा जाता है तो आप संतुलन बनाना चाहते हो, तो संतुलन बनाने के लिए क्या करते हो? जितना वो वेट उसका है उतना ही वेट आप ऊपर की ओर लगाते हो, जिससे वो संतुलित रहे, ताकि हम उसको ले जा सकें। अब ऐसा नहीं है कि हम 2 कुंटल का भार अपने ऊपर रख लें और मतलब हम ज़मीन में गिर गए, क्योंकि हम उतना कैरी नहीं कर सकते, क्योंकि उतना हम रिएक्शन फोर्स नहीं अप्लाई कर सकते ना। तो ये आपको मालूम है कि जो रिएक्शन फोर्स है वो वेट के इक्वल होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि लिफ्ट में कैसे हमारा मूवमेंट होता है। देखो, ये कोई लिफ्ट है, ये केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3। लिफ्ट के अंदर एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, उस व्यक्ति का कोई अपना मास है।
मैं लिफ्ट की बाहरी ढांचे की बात नहीं कर रहा हूँ, लिफ्ट के उस मोशन की बात नहीं कर रहा हूँ जो एक्सटर्नल एजेंसी से जुड़ा हुआ है, मैं उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ। मैं केवल इस बॉडी की बात कर रहा हूँ जो उस लिफ्ट में मौजूद है। तो ये जो पर्सन है वो mg वेट नीचे की ओर अप्लाई कर रहे हैं, और वो जब लिफ्ट में वो नीचे mg लगा रहे हैं तो बदले में रिएक्शन फोर्स उनको ऊपर की ओर मिल रहा है r, है ना। तो लिफ्ट पे टोटल फोर्स कितना सिस्टम में लग रहा है उसकी वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू mg माइनस r, F इज इक्वल टू mg माइनस r हो जाएगी। अब कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन मैं आपको अगले वीडियो में बता रहा हूं। देखिए इसमें क्या है, F बराबर mg माइनस r, ये रिजल्टेंट फोर्स है पूरे बॉडी का। अब अगर केस नंबर 1 हम लेते हैं और हमने उसमें ये मान लिया हुआ है कि जो लिफ्ट है वो रुकी हुई है, ठीक है, मतलब लिफ्ट का किसी प्रकार का मोशन नहीं हो रहा, मतलब कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि पर्सन लिफ्ट में ऐसे रुके हुए हैं, लिफ्ट रुकी हुई है, वो भी खड़े हुए हैं, कोई मोशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम पूरा है, सिस्टम का त्वरण शून्य है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, निकाय का जो सिस्टम है त्वरण 0। दिस इंप्लाइज, अगर हम फोर्स की वैल्यू लिखे तो क्या होता है, मास गुणे एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg माइनस r। a की वैल्यू 0 है तो ये टर्म हो जाएगा 0, mg माइनस r। दिस विल गिव यू r इज इक्वल टू mg। अर्थात अगर लिफ्ट रुकी हुई है, पर्सन उसमें मूव नहीं कर रहा है, मतलब लिफ्ट मूवमेंट में नहीं है, हम सीधा सीधा कहेंगे कि लिफ्ट अगर मोशन में नहीं है तो जो पर्सन mg वेट जितना नीचे की ओर वो लगा रहा है उतना ही वो लिफ्ट उसके ऊपर की ओर एक वेट लगा रहा है, और यही वैल्यू किसके बराबर होती है, W के बराबर होती है ना। अगर ये W के बराबर होती है तो इसका मतलब ये रियल वेट है। तो हम ये कह सकते हैं केस नंबर 1 में जब लिफ्ट में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है तो हम ये कह सकते हैं कि पर्सन का जो वेट होता है वही वेट उस लिफ्ट में उसको फील होगा, किसी प्रकार का ज़्यादा या कम फील नहीं होता। कंडीशन बस रहनी चाहिए कि लिफ्ट रुकी हुई हो, ठीक है। तो ये पहली कंडीशन हो गई। अब इसके बाद आता है सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में हम ये मान ले रहे हैं कि लिफ्ट जो है स्मॉल ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर की ओर जाने का मतलब ये हुआ कि देखिए अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तब भी हम जानते हैं कि ग्रेविटी से कि नेट रिजल्टेंट जो फोर्स है वो नीचे की ओर लगना चाहिए। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो ये आ जाएगी माइनस m गुणे a बराबर mg माइनस r। ए त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो नीचे की ओर आएगा, तो इसलिए ये माइनस हो गया। अब यहाँ से आप इसको पक्षांतर करिए तो r इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा mg प्लस ma। mg का मतलब अगर आप यहाँ पे जोड़ना चाहें w से तो w प्लस ma कर सकते हैं, या आप m को कॉमन ले लीजिए तो g प्लस a आएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर r बराबर आप w कहते हैं तो w भी m g प्लस a के बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें आपको mg भी मिल रहा है प्लस ma मिल रहा है। इसका मतलब जब लिफ्ट एक त्वरण लेते हुए आगे बढ़ती है स्मॉल ए त्वरण से ऊपर की ओर, तो जो पर्सन का जो फील होता है वेट का वो रियल वेट से कुछ ज़्यादा फील होगा, मतलब उसको अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है, उसको लगता है कि मैं भारी हो गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख भी रहा है g प्लस ए, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा, इसमें पर्सन को अपना वेट बढ़ा हुआ समझना आएगा, कोई बदलाव नहीं। नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड केस। तीसरे केस में क्या होगा, केस नंबर थर्ड क्या कहता है कि अगर लिफ्ट स्मॉल ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर चली जाए, जब वो नीचे की ओर आएगी तो उस पर भी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो तो नीचे की ओर अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब ये हो जाएगा m इंटू ए इज इक्वल टू m इंटू जी माइनस आर। जरा ट्रांसपोजिंग करिए, r इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी माइनस एम इंटू ए, या r इज इक्वल टू एम जी माइनस ए। इसी को आप w भी अगर लिखते हैं तो m g माइनस ए लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे w मैंने केवल समझाने के लिए लिखा हुआ है कि क्यों,
कि मतलब ये हुआ कि mg वेट आपका पहले से है, उसमें से कुछ वेट आपका और कम हो गया, तो जो रिएक्शन आपको मिल रहा था उसका वैल्यू जो है आपका रियल वेट से कुछ कम हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही होती है तो जो पर्सन खड़ा हुआ है उसको लगता है कि उसका वेट कम हो गया और वो कुछ हल्का महसूस करने लगता है। तो इस प्रकार से ये जो लिफ्ट में गतिमान अवस्था है, मतलब ये जो लिफ्ट मूव कर रही है और उसमें कोई पर्सन अगर है, उस पर्सन को कैसा वेट फील होता है, उसके अपेरेंट वेट की हम बात करते हैं, आभासी भार की बात करते हैं कि वो ज़्यादा महसूस करेगा या कम महसूस करेगा। ज़्यादा महसूस अगर आपको कभी फील नहीं हुआ तो दोबारा कभी आप लिफ्ट में जाके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। फिर एक और कंडीशन एक आती है कि मान लीजिए ये लिफ्ट है, ये किसी डोरी से बंधी थी, अचानक से ये डोरी टूट जाए, ऊपर की डोरी टूट जाए और लिफ्ट गिर जाए, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या होगा कि जो इसका जो अभी एक्सेलरेशन है वो हम मान लेते हैं कि बाउंड कंडीशन है, उसके अनुसार ये आ रही है अपने स्पीड से, लेकिन जब ये स्वतंत्र हो जाएगी तो ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, जी के, तो वहाँ पे डब्ल्यू कितना हो जाएगा, 0। इसको हम लोग कहते हैं भारहीनता। वेटलेसनेस मतलब छत से आप कूद जाइए, आपको पता नहीं चलेगा आपको किस शरीर में हो क्या रहा है, आपको भार फील ही नहीं होगा, तो वो शून्य अवस्था होती है, W=0, उसको हम लोग कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, तो ये भैया बहनों आपका हो गया गतिमान लिफ्ट में पिंड का भार। इसके बाद आता है आपका संगामी बल, उसको मैं आपको बता रहा हूं। देखिए संगामी बल, कॉन्करेंट फोर्सेस, क्या होता है ये बल? बल का ही एक ये रूप है। जैसे कोई एक पॉइंट है, मान लीजिए हमने ये लिया पॉइंट, अगर इस पॉइंट पर ढेर सारे बल कहीं से अप्लाई हो रहे हों, ठीक है, और सब सारे फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन इसी सिंगल पॉइंट पर हो, तो ऐसे फोर्सेस कहलाते हैं कॉन्करेंट फोर्सेस। कई तरीके से इसकी डेफिनेशन दी जाती है, जैसे इस सिंगल पॉइंट पर ढेर सारे, अगर किसी बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस अप्लाई हो रहे हो एक साथ और सबका लाइन ऑफ एक्शन मतलब कि जो बल की क्रियाशीलता होती है, क्रिया रेखा, वो केवल एक ही पॉइंट पर हो, तो ऐसे फोर्सेस को हम लोग कहते हैं संगामी फोर्सेस या संगामी बल, कॉन्करेंट फोर्सेस। दूसरा इसका ये डेफिनेशन भी बताई जाती है कि अगर किसी बिंदु पर इस प्रकार से ये बल काम कर रहे हो कि सभी फोर्सेस का अगर हम अलजेब्रिक सम ले लें वो 0 आ जाए, तो वो भी कहलाता है आपका संगामी बल। इसको एग्जांपल से समझना है तो और अच्छे समझ में आ सकता है आपको इस तरीके से। जैसे देखिए मेरे पास कोई एक ये लोहा है, मेरे पास ऐसा कोई टुकड़ा है, ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं इस टुकड़े को घुमा के सीधा कर दूं, मैं इसको सीधा करना चाहता हूं, तो क्या करूंगा मैं फोर्स एक इस पर इधर लगाऊंगा और इस पर फोर्स लगाऊंगा इधर। मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको, अगर ये मेरे पास ऐसा है तो मैं इसको पकड़ के ऐसे खींचना चाहूंगा, इसको मैं खींचूंगा। ऐसे खींचने का मतलब क्या हुआ कि मैं इसको खींचकर और इसको खींचकर क्या करना चाहता हूँ, इसको सीधा करना चाहता हूँ ना। तो मेरा जो इस फोर्स को अप्लाई करने पे जो इसका लाइन ऑफ एक्शन इस डायरेक्शन में यहाँ पे आ रहा है और इसको अप्लाई करने पर इसका लाइन ऑफ डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो फोर्सेस अप्लाई हो रहे थे इस पर, दैट इज कॉन्करेंट फोर्सेस, ये संगामी बल होते हैं। अब इसी को मैथमेटिकली कहा गया है कि जितने भी फोर्सेस अप्लाइड हो रहे हैं सबका अलजेब्रिक सम जो होता है वो 0 ले लीजिए। तो ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल आपको देखिए, जैसे घरों में, गांव में आज भी बिल्ली से बचाने के लिए दूध जो रखा जाता है वो छत से जो चूल्हा होता है, चूल्हे में ऐसे एक बेस होता है लकड़ी का जो जिसको हम बांस कहते हैं, वो बांस होता है, उसमें हम 2 रस्सी ऐसे बांधते हैं और उसके बाद अपना यहाँ पे जो बर्तन होता है वो रखते हैं, उस बर्तन में दूध रहता है, तो बर्तन का जो दूध है वो डब्ल्यू वेट नीचे की ओर अप्लाई करता है और डोरी में जो टेंशन वो बनी हुई है, जो कांस्टेंट है, ये तनाव जो होता है जो संतुलन की ओर लाता है वो ये होता है। तो इस प्रकार के जो भी एग्जांपल्स होते हैं वो संगामी बल के होते हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस के होते हैं। तो इसको अगर कैलकुलेशन भी इसका अगर पूछा जाता है तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे कोई ये पॉइंट है, अगर इस पर एक फोर्स इधर अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स ऊपर की ओर अप्लाई हो रहा है, तो चूंकि फोर्सेस क्या होते हैं वो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हम लोग चतुर्भुज नियम जो पढ़े हैं, पैरेललोग्राम मेथड, उससे इसका रिजल्टेंट F1 और F2 आएगा। तीसरा फोर्स
बाहर की ओर अगर जा रहा है तो इसका मतलब दोनों फोर्सेस का जो ऐड है सम वो तीसरे फोर्स के इक्वल और अपोजिट होगा। या आप इस तरीके से कर सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस F3 इक्वल टू 0 या F1 प्लस F2 इज इक्वल टू माइनस F3 या इसी को आप और घुमा के लिखना चाहें तो F3 इज इक्वल टू माइनस F1 प्लस F2। आपको संगामी बल या कॉन्फ्लुएंट फोर्स में केवल इतना ही लिखना है। इसके एग्जांपल्स आते हैं न्यूमेरिकल के पर्पज से, तो जो न्यूमेरिकल आएगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन और करूंगा, तो इससे आपका टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।